एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी हम एक एक करके जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, अब तक हमने जो मील्स है उसके बारे में देख लिया है, जो बेंथम है उसके बारे में देख लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। अब ग्रीक फिलोसोफर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो फादर ऑफ फिलोसॉफी है उनका नाम आता है, मतलब सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस जो है उनकी ही स्टूडेंट यहाँ पर प्लेटो है, तो बाद में हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ प्लेटो के जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, उसके बाद हम एरिस्टोटल के बारे में देखेंगे। तो ये तीन नाम जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको पता रहना ज़रूरी है। अब ये आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शनल है या फिर फिलोसॉफी है तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। एथिक्स में हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो फिलोसोफर्स है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फादर ऑफ फिलोसॉफी जो है सोक्रेटिस, उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। अब देखिए, सोक्रेटिस जो है उसने थियोरी ऑफ नॉलेज यहाँ पर दी थी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर सोक्रेटिस का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ये उन्होंने क्यों कहा था ये भी आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अब देखिए, जो ह्यूमंस है और एनिमल्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब एनिमल्स से हम जो ह्यूमंस है हमें क्या डिफ्रेंशिएट करता है। हमें डिफ्रेंशिएट करता है हमारी सोचने की क्षमता, मतलब थिंकिंग और क्वेश्चनिंग। ये एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से जो एनिमल्स है उनकी आइडिया क्लियर नहीं होती है। मगर ह्यूमंस में सोचने की क्षमता है, क्वेश्चनिंग करने की क्षमता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने की क्षमता है। और इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमंस जो है वो यहाँ पर श्रेष्ठ है। ह्यूमंस जो है वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, ना कि एनिमल्स। क्योंकि अगर आप देखोगे एनिमल जो है वो तो इंसान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है अगर ताकत में देखा जाए। आप एलिफेंट देख लो, आप टाइगर देख लो, लेकिन फिर भी ह्यूमंस यहाँ पर राज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सोचने की और क्वेश्चनिंग करने की क्षमता है। और यही चीज़ हमें एनिमल से अलग बनाती है। जैसे कि हम सभी के दिमाग में आता है कि आसमां है नीला, क्यों पानी गीला गीला, गोल क्यों है जमीन, है ना। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में जो है कई सवाल आते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के इसके जवाब निकलते हैं। एक तो ये है जो मिथ पर बेस्ड हो, मतलब एक इजी वे इन सवालों के जवाब देने का, कि आसमान नीला है क्योंकि जो भगवान है, जो क्रिएटर है, जिन्होंने धरती बनाई, जिन्होंने आसमान बनाया, उन्हें ब्लू कलर पसंद था और इसीलिए हमारे आसमान का जो कलर है वो ब्लू है। तो ये एक इजी वे हो गया, मतलब ये मिथ्स पर बेस्ड है, जो कि स्टोरीज, जो हाइपोथेटिकल स्टोरीज होती है उस पर बेस्ड है। एक दूसरा भी तरीका होता है इन सवालों के जवाब देने का, और वो है आसमान नीला है क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ब्लू कलर जो है वो देखने को मिलता है। और ये एक हार्ड वे है, इसे ही हम कहते हैं रीजनिंग का वे। मतलब कि एक रास्ता होता है जो कि मिथ्स पर बेस्ड होता है और ये काफ़ी आसान रास्ता होता है ना, सवालों के जवाब ढूंढने का। और दूसरा होता है जो कि रीजंस पर बेस्ड होता है, जो कि सबूतों पर बेस्ड होता है, जो कि बिलीफ पर बेस्ड नहीं होता है, और इसे हम कहते हैं हार्ड वे। और ये जो रास्ता है जो कि रीजनिंग पर बेस्ड होता है, इसे ही हम कहते हैं फिलोसॉफी। अब देखिए, यही जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, मतलब
हर चीज़ के पीछे जो भी चीज़ है उसके पीछे कोई कारण ढूंढना, रीज़न ढूंढना, लॉजिक ढूंढना, यही यहाँ पर फर्स्ट जो थिंकर रहे हैं जिन्होंने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया है उन्हें हम कहते हैं प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स, और इन्हें फिजिस्ट भी कहा जाता है। फिजिस्ट क्यों कहा जाता है? फिजिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर जो थे, उनके मन में जो सवाल थे, जिन सवालों के जवाब ये ढूंढने की कोशिश करते थे, वो सवाल थे नेचर से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें इन क्वेश्चन के, तो वो था कि जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, इस तरीके के सवाल थे, और इसीलिए इन्हें फिजिस्ट जो है वो भी कहा जाता था। अब देखिए जो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स है उसमें हमें दो फिलोसोफर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक है थाल्स और दूसरे हैं डेमोक्राइटस। अब थाल्स जो है उन्होंने ये जो सवाल है कि यूनिवर्स जो है वो किससे बना हुआ है, तो यहाँ पर उनका जो जवाब है वो था यूनिवर्स जो है वो वाटर से बना हुआ है। और जो डेमोक्राइटस थे उनका ये बोलना था कि हर चीज टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है जिसे हम एटम कहते हैं। अब देखिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने इनका नाम जो है वो कई बार सुना होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या उनसे कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इन्हें फिजिक्स जो है वो भी कहा जाता था। अब देखिए एक तरफ तो ये लोग हो गए जो कि नेचर, अर्थ, इस सब की बात करते थे, मतलब चीज़ें जो है वो किससे बनी हुई हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। उसी के साथ साथ और जो हमें प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर में देखने को मिलते हैं उनके सवाल इस तरीके के रहते थे, जैसे कि जो चेंजेस है उसे हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, नेचर ऑफ रियलिटी जो है वो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट एक फिलोसोफर देखने को मिलते हैं उनका ये बोलना था कि चेंज जो है वो रियल है और चेंजेस के पीछे कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब चेंजेस जो है ये रियल है, यही ट्रूथ है, यही सत्य है, और इसके पीछे कोई भी ताकत नहीं है। ये किसका कहना था? ये था हेराक्लिटस का। और उसी के साथ साथ दूसरे एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि चेंज जो है ये इल्यूजन है, चेंज के पीछे ट्रूथ हमें देखने को मिलता है। मतलब चेंजेस जो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं वो एक इल्यूजन है, वो सत्य नहीं है, लेकिन ट्रूथ जो है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे जो चल रहा है वो ट्रूथ है। और ये किसने कहा था? ये कहा था पाइथागोरस ने। अब जो प्लेटो, हम सोक्रेटिस के बाद जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट है, जो प्लेटो के बारे में हम देखेंगे, उनकी फिलोसॉफी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस है उन्होंने कहा था चेंज जो है वो एक इल्यूजन है और चेंजेस के पीछे जो चल रहा है वो एक्चुअल में ट्रूथ है। लेकिन जो हेराक्लिटस है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि चेंज जो है वही सत्य है, वही ट्रूथ है, और चेंज के पीछे और कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं 5th सेंचुरी BC पर। अब 5th सेंचुरी BC में जो फोकस है, जो कि नेचर पर, ये सारी चीज़ों पर था, अब वो फोकस शिफ्ट होकर ह्यूमंस पर आ गया। मतलब कि पहले किस तरीके के सवाल थे कि नेचर किस तरीके से बना हुआ है, जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी हुई हैं, जो चेंजेस है वो क्यों होते हैं। लेकिन अब ये सवाल बदल कर किस तरीके के हो गए? तो ट्रूथ मतलब सत्य क्या है, विजडम क्या है, जस्टिस क्या है, और यही सवालों के जवाब यहाँ पर जो सोक्रेटिस है उनके द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए सोक्रेटिस के बारे में हमें कोई डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सोक्रेटिस जो है उन्होंने कहीं पर लिख के नहीं रखा है ये सब। वो हमेशा जो डायलेक्ट है उस पर बिलीव करते थे, जो चर्चाएं हैं उस पर बिलीव करते थे। तो उनके बारे में जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, तो कई ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनकी राइटिंग में हमें सोक्रेटिस जो है उनके बारे में देखने को मिलता है, उनका जिक्र देखने को मिलता है, और वहीं से उनकी प्रवृत्ति जो है उसके बारे में, उनकी फिलोसॉफी जो है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो है उनके बारे में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सोक्रेटिस जो है उन्होंने जो सोफिस्ट थे उस टाइम पर, तो सोफिस्ट के जो भी व्यूज थे उसे चैलेंज करना शुरू किया था। अब सोफिस्ट कौन है? तो सोफिस्ट जो है वो उस टाइम के टीचर्स रहे थे जो कि टीचिंग के लिए फीस लेते थे। उसी के साथ साथ वो जो यूथ है उन्हें जाकर उन्हें बुला कर बताते थे कि आपको बिजनेस में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। उसी के साथ साथ उनका ये भी मानना था कि दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है या फिर एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। यहाँ पर सोक्रेटिस जो है वो उन्हें चैलेंज करते थे और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल या एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। अब वो ये भी क्लेम नहीं करते थे कि उन्हें यहाँ सब कुछ पता है, उन्हें जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो पता है, लेकिन उनका ये बोलना था कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है वो होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो भी होता है। अब देखिए सोक्रेटिस जो है उनकी एक खासियत थी कि वो हमेशा डायलेक्ट में बात करते थे। मतलब कि डायलेक्ट होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं खुद की एक कहानी बना रहा हूँ कि मेरे से एक सवाल पूछ रहा है और फिर मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे से ये कैरेक्टर एक सवाल पूछ रहा है फिर मैं उसका जवाब दूंगा, है ना। जैसे कि अब अगर आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे हमारी भगवत गीता है, तो भगवत गीता में भी कैसे है कि यहाँ पर जो अर्जुन है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्ण से और कृष्ण जो है वो जवाब दे रहे हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पर सोक्रेटिस जो है उनकी भी इस तरीके के ही था, डायलेक्ट में ही था कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो सोक्रेटिस से सवाल पूछते हैं और सोक्रेटिस उनके जवाब देते हैं। तो यहाँ पर उनका एक कैरेक्टर था, वो था मीनू। अब मीनू जो है वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो नॉलेज है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की आप बात कर रहे हो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो नॉलेज है, क्या वो पढ़ा जा सकता है या फिर पढ़ाया जा सकता है? तो इस पर सोक्रेटिस का बोलना था कि नहीं, नॉलेज जो है वो हर इंसान के अंदर होता है और वो बाहर निकाला जा सकता है। वो ना ही पढ़ाया जा सकता है ना ही सीखा जा सकता है, मगर वो हर इंसान के अंदर होता है और उसे बाहर ज़रूर लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉलेज की बात कर रहे हैं सोक्रेटिस, ये नॉलेज कंसेप्चुअल नॉलेज की बात कर रहे हैं, ना कि इंपेरिकल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज मतलब क्या है? जिसके पीछे कोई रीजन होता है, जिसके पीछे कोई कारण होता है। इंपेरिकल नॉलेज मतलब क्या है? जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कैसे हम यहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज जो है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना? कि मतलब ठीक है, हर इंसान के अंदर तो होता ही है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकाला जाए? बाहर निकालने के लिए सोक्रेटिस जो है वो बोलते हैं मेथड कॉल्ड डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब क्या है? कि क्वेश्चनिंग करो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करो। मतलब क्या है? डिबेट करो। अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो डिबेट करो। सोक्रेटिस जो है उनका ये हमेशा से मानना रहा है कि जितनी ज़्यादा डिबेट आपसे हो सकती है उतनी ज़्यादा डिबेट करो किसी भी चीज़ में। मतलब कि सामने वाला इंसान जो है किसी भी चीज़ के लिए कुछ रीज़न देगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, फिर वो उस सवाल का जवाब देगा, फिर आपसे और काउंटर क्वेश्चन पूछोगे, फिर उसका भी वो जवाब देगा और आप काउंटर क्वेश्चन पूछोगे। तो ये तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपके मन में कोई सवाल ना बचे। अगर कोई सवाल नहीं बचता है तो वो जो फाइनल वर्डिंग है वही है एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब आपको समझ में आ गया है किस तरीके से एब्सोल्यूट ट्रूथ तक हम पहुंच सकते हैं? डायलेक्ट्स के जरिए। तो यहां पर क्या है, एक जन उसके बारे में बताएगा, काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर जवाब आएगा, फिर काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक फाइनली कोई काउंटर क्वेश्चन ना बचे, और जब कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं बचेगा वही रहेगा एब्सोल्यूट ट्रूथ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। और देखिए सोक्रेटिस जो है वो अपने जीवन में भी यही चीज़ अपनाते थे। वो मतलब बाहर जाकर, जो मार्केट एरिया होता है वहाँ जाकर, जो बड़े बड़े विद्वान हैं जो ये बोलते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वहाँ जाकर उनसे डिबेट किया करते थे, उनसे काउंटर क्वेश्चनिंग किया करते थे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विद्वान जो खुद को ये बोलते थे कि हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ पता है, वो यहाँ पर हार जाते थे जो सोक्रेटिस है उनके सवालों के आड़ में। और इसीलिए उनकी इतनी बड़े मार्केट एरिया में, क्योंकि सोक्रेटिस जब सवाल पूछ रहे हैं तो काफ़ी लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते थे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो, है ना? तो ये जो सोक्रेटिस है, इनको देखने के लिए, इनके जो सवाल है वो देखने के लिए काफ़ी लोग जमा हो जाते थे। और जब बड़े बड़े विद्वान जो है वो वहाँ पर हार जाते थे, उस वक्त उनकी डिफीट, ह्यूमिलिएशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था। और इसके वजह से जो लोग हैं वो इन पर चिढ़ने भी लग गए कि ये जो चीज़ है, ये जो सोक्रेटिस कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्हें कई बार रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने, उन पर चार्ज लगाया गया इम्पिटी का और उसी के साथ साथ यूथ को करप्ट करने का। अब देखिए, इम्पिटी का मतलब होता है देशद्रोह, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यूथ है उन्हें वो उनके सवालों से यहाँ पर करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है उसे करप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो देश है उनके अगेंस्ट में यूथ को जाने की वो बात कर रहे हैं। इस तरीके के जो चार्जेस है वो उन पर यहाँ पर लगाए गए थे। और उसके बाद जो ज्यूरी है वो सोक्रेटिस के पास दो ऑप्शंस रखती है। दो ऑप्शंस कौन से रखती है? पहला तो ये था कि आप फिलॉसफी छोड़ दीजिए, आप किसी को भी फिलॉसफी जो है वो प्रोवाइड मत कीजिए, किसी भी यूथ को आप फिलॉसफी जो है उसका ज्ञान मत दीजिए। और दूसरी ऑप्शन जो उन्होंने रखा था वो ये था कि अगर आप फिलॉसफी नहीं छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको डेथ पेनल्टी जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सोक्रेटिस क्या करते हैं? सोक्रेटिस डेथ पेनल्टी को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो यहाँ पर ये जो एक जहर हम बोल सकते हैं वो ये पी रहे हैं, और ये पीते वक्त वो कहते हैं कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब देखिए, सवाल ये आता है कि सोक्रेटिस जो है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब देखिए, हमने जो जर्नी देखी है सोक्रेटिस की, उससे हमें इतना तो पता चलता है कि उनकी एक चाह थी कि यहाँ पर ट्रूथ जो है उसे ढूंढा जाए। ट्रूथ किस तरीके से ढूंढ सकते हैं? तो डायलेक्ट के ज़रिए। डायलेक्ट के ज़रिए हम जो भी सत्य हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब क्या है कि हम हमारी लाइफ को एग्जामिन कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। उनका जो जोर है वो सिर्फ ज़िंदगी जीने पर नहीं था, उनका जोर था कैसे हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हाउ टू लीड अ गुड लाइफ।
उनका हमेशा से ये बोलना था कि अगर किसी इंसान को शू बनाने हैं और अगर उसे अच्छा एक शू मेकर बनना है तो उसे शू की अच्छे तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी तरीके से हमें अगर एक अच्छी ज़िंदगी जीना है तो हमें ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है, नॉलेज रहना ज़रूरी है। और लाइफ के लिए अगर हम नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसे एग्जामिन करना पड़ेगा। और अगर हम वो एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये मुझसे मेरा अधिकार छीन रहे हो तो फिर ये वर्थ लिविंग नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर नॉलेज जो है अबाउट द गुड लाइफ, अगर उसे एग्जामिन आप मुझे नहीं करने दे रहे हो, उससे अगर आप मुझे रोक रहे हो, ये जिससे मैं फिलोसॉफी के थ्रू हासिल करना चाह रहा हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी जो है जीने के लायक नहीं बचेगी। और इसी वजह से उन्होंने फिलोसॉफी छोड़ने के बजाय जो डेथ है उसे अपनाना सही समझा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सोक्रेटिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से मिल गई होगी, आपको उनकी जो फिलॉसफी है वो समझ में आ गई होगी। सोक्रेटिस की फिलॉसफी समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी पर बेस्ड हमें प्लेटो की जो है वो फिलॉसफी देखने को मिलती है। उसके बाद एरिस्टोटल जो है, देखिए यहाँ पर जो बेस होता है वो सेम होता है, लेकिन जो थोड़े बहुत एडिशंस होते हैं फिर हमें वो समझने में आसानी जाती है अगर हमारा बेस पक्का है तो। और यहाँ पर अगर हम फिलोसॉफीज देखते हैं तो सोक्रेटिस जो है इनकी फिलॉसफी ये हमारे लिए बेस है। इसीलिए ये जो सोक्रेटिस की फिलॉसफी है ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड की, जिससे कि आपको जितनी भी आगे की फिलॉसफीज़ है, जितने भी आगे के फिलोसोफर्स हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो प्लेटो है उनकी फिलॉसफी देखने की कोशिश करते हैं। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।